जिंक में नौकरी लगनी है तो नीरू बना के धोख देना ही देना है। मैं यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ग्राम पंचायत की, मेरे मदर सरपंच भी हैं और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। टेंडर की मोटी कमाई में सारी बातें गोलमाल हो जाती है। हम भी चिकनी चुपड़ी बात कर देंगे तो सब राजी हैं। उनके परिवार का नाम आता है तब तो 1 2 3 4 जितने चाहे लगा लो। जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं एक घर से एक ही लगेगा। जमाई को लगवा दो, फिर उसके भांजे को लगवा दो, और जब एक भी काम मैंने रोक दिया तो वो मेरा विरोधी। चुनाव आते हैं, सब नेता खुले मन से, खुले मंच से ये कहते हैं कि सबको नौकरी लगा देंगे। मुझे मजबूत रहना है तो मैं मेरे आदमी को लगूं। रात भर युवा बैठे रहते हैं, मगर प्रबंधन, जिंक प्रबंधन कभी उनसे पूछने भी नहीं जाता है। मोदी जी ऊपर से नीचे पटक जाएं तो देश की बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं क्या? दीप्ति माहेश्वरी ऐसा नाम निकल के आता है जो विपक्ष में थी तब भी धरने पे बैठी थी, विपक्ष में आई तभी धरने पे बैठी, बाकी दूसरे ज्यादा नाम मैंने सुने नहीं है। मैं यहाँ तक हूँ, अगर मेरे से बड़ा कोई नेता है तो वो देखेगा अगर यार मेरा तो पूरा विधानसभा आता है, कोई मुझसे बड़ा होगा तो वो देखेगा मेरा पूरा लोकसभा आता है। चाहे राजसमंद की स्लेरी हो या यहाँ का डैम डैम, उससे होने वाले ये जो नुकसान है उनकी अनदेखी तो नहीं की जा सकती। अनिल अग्रवाल जी ये माइंस मेरे नाम पे कर दे तो मैं तो सब कर दूंगा। कांग्रेस वाले कहते थे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं सब दिक्कत, कोई बढ़िया है, सब आराम है। यूनियन लास्ट में नहीं आएगी, यूनियन का भी एक हिस्सा है। किसी एक ही वर्ग के लोग यहाँ ज्यादा भर्ती हो रही है। कोई जरूरत नहीं है मेरे से रोजगार मांगने की। आरोप ये तो लग रहा है कि आजकल जोर आपका ही चल रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओ, यहाँ से बाहर निकालो, उनको अच्छे अधिकारी बनाओ। हिंदुस्तान जिनके ऊपर ये आरोप भी बहुत ज्यादा लगता है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की कई जमीनों पर अतिक्रमण कर लिए हैं। कई वर्षों से सुन रहा हूँ मैं, तो ये केवल बातों में है, कभी मूर्त रूप में आया नहीं, क्योंकि कभी कोई सीरियस हुआ नहीं इसको लेकर के। एक चीज तो सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप जैसा आप भी बता रहे थे, एक घर से एक आदमी तो पहली प्राथमिकता के साथ लग जाए। आंदोलन तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हदों में रह करके करना चाहिए। राजसमंद जिले के दरीबा क्षेत्र में आए दिन अलग अलग घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। सभी घटनाओं का सीधा जुड़ाव हिंदुस्तान जिंक और उसके प्रबंधन से होता है, कार्यप्रणाली से होता है। अभी आज भी यहाँ पर मेंदुरिया ग्राम पंचायत के युवाओं के द्वारा हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर के बाहर कल रात से ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जब हम उन युवाओं से बात की, वहाँ पर जो अलग अलग उनके प्रतिनिधि आए, उनसे जब चर्चा की तो उसमें कुछ नाम निकल कर आए, कुछ आरोपों के निशानों पर। जो मजदूर की यूनियन है, जो संघ है, वो भी आरोपों के निशाने पर था। एक नाम भी उसमें आपको सुनाई दिया होगा, नीरू बना, नरहरि देव सिंह, जो इस क्षेत्र के युवा नेता भी है, जिंक से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनके पास जाए और जाने कि आखिर ये तमाम चीज़ें इनके पक्ष से क्या कुछ करके निकलती है। तो अभी हमारे साथ नरहरि देव सिंह जी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और लगातार सुर्खियाँ, आजकल कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपका नाम आता है। आपका स्वागत, अभिनंदन। तो ये आज जो मैं बात कर रहा था युवाओं से, उसमें कुछ आपकी यूनियन के पूर्व नेता भी आए थे। हालांकि युवाओं के माध्यम से तो इन चीज़ों से दूर रहे, मगर यूनियन के नेता ये स्पष्ट आरोप लगाते रहे कि अगर जिंक में नौकरी लगनी है तो नीरू बना के धोख देना ही देना है। देखिए, आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और इस एरिया में लगभग 4-5 साल से पधारते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी लगना है और नीरू बना की धोख लगना है। नीरू बना ने तो किसी को नहीं बोला कि आप आकर के मेरे को धोख लगो, नहीं किसी के मैं घर पे गया यार अगरबत्ती की होगी कि आप मेरे पास में आओ और मैं आपको नौकरी लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, दरीबा खान मजदूर संघ, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, 70 वर्षों से इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए ये संगठन काम कर रहा है। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और अभी ये यहाँ पे रन कर रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, दरीबा खान मजदूर संघ की मैं एक उपलब्धि गिना देता हूँ आपको कि हमारा 70 साल से जो संगठन चल रहा है, आप देश दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, देश की, मैं तो देश की कहता हूँ, दुनिया की बात तो क्या करेंगे अपन, लेकिन देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी सी बड़ी मेटल इंडस्ट्रीज़ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनके तरह ही, या हमारे मेवाड़ की जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप वहाँ जाकर के एक सर्वे करिए, वहाँ पर जो काम करने वाले कामगार हैं उनको क्या मेहनताना मिलता है, क्या बोनस मिलता है, क्या फैसिलिटी मिलता है। अगर वो लोग हमारे 50% भी हुए तो मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं यूनियन की नेतागिरी छोड़ दूंगा। हमारे यहाँ के तो इसका तो इसका बिल्कुल, इसका क्या, हमारा एक फेडरेशन है जिसमें हमारे हिंदुस्तान जिंक की सारी यूनिट्स है, जो बिलवाड़ा में है, चित्तौड़ में है, उदयपुर में है, दरीबा में है, जितने भी अजमेर में है। तो इसका एक फेडरेशन बना हुआ है हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के नाम से। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
और इसी कारण की वजह से आज की डेट में हमारा एरिया तो खैर है ही है, जो प्रभावित एरिया है वो तो है ही है, लेकिन दुनिया भर के लोगों का यहाँ पे प्रेशर है कि हम यहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर लें। आप खुद राजसमंद से पधारते हैं, आपके ऊपर भी हो सकता है। और जो दिखते लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे आसपास के लोकल सरपंच हों, चाहे हमारे यूनियन के नेता हों, चाहे मैं खुद हूँ, सभी पे एक प्रेशर है। एमएलए हो, सांसद हो, सभी पे एक प्रेशर है। कोई अधिकारी लग जाता है यहाँ पे, कलेक्टर हो, एसपी हो या एसडीएम हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, सभी पे एक प्रेशर रहता है कि यहाँ पे नौकरी लगे। लेकिन इंडस्ट्री की भी एक कैपेसिटी है। पर्टिकुलर मेरा दरीबा खान मजदूर संघ का ये एजेंडा रहा है आज दिन तक कि सबसे ज़्यादा आदमी अगर लगे तो 5 किलोमीटर एरिया और उसके बाद 10 किलोमीटर एरिया, फिर हमारी तहसील और उसके बाहर के, ये फंडा रहता है। भर्ती के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2008 से पहले सारी भर्तियाँ दरीबा खान मजदूर संघ के माध्यम से होती थी। और उस टाइम के आप एक लिस्ट उठा के देख सकते हैं, 99% के करीब लोग केवल 5 किलोमीटर एरिया के लगते थे। लेकिन 2008 के बाद में यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद में ये इंडस्ट्री ने एक बड़ा रूप लिया, जिसमें हमारा प्लांट भी आया, हमारा एसके भी एक्सपांड हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ, फिर पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, कंपनी को भी, अधिकारियों की, क्योंकि कई तरीके की एनओसीज लेनी पड़ती है इनको, कई तरीके के करने पड़ते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, इसको एक ओपन मंच दे दिया। और ओपन मंच होने के बाद में फिर किसी का कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ी बात है। तो क्या होता है कि चारों तरफ से फिर प्रेशर आता है कंपनी के ऊपर, और उसमें फिर भर्तियों में जो चीज़ें एक स्ट्रीम लाइन, भाई जैसे हमारा संगठन है, संगठन में हमारे मान लो 50 नेता हैं, तो 50 नेता बैठ करके जो एक करते थे, एनालिसिस भी करते थे, भाई जिस घर में से कोई नहीं लगा तो पहले उसको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें फिर रही नहीं, वो सिद्धांतिक बातें, दूसरे लोग भी आने शुरू सिद्धांतिक बातें, तो फिर जिसको जैसा लगा उसने ऐसा किया, जिसमें जितनी ताकत थी उसने अपनी ताकत की, जितनी ताकत थी उसने उतना जोर लगाया और उसको लगाया। पर अब आरोप ये तो लग रहा है कि आजकल जोर आपका ही चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, जोर चलने नहीं चलने की बात, तो दरीबा खान मजदूर संघ तो यहाँ पे हमारे लगभग 7-8 हज़ार 10 हज़ार मजदूर काम करते हैं और उनको नेतृत्व देता है। हमारे यूनियन में 30-35 प्रतिनिधि भी हैं जो उन्हीं मजदूरों में से हैं, और वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पे हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जैसे एसके में कोई किया है, तो कुछ अगर मान लो यूनियन के मापदंड से हो रहा है, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि भाई इक्के दुक्के हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे लग जाएं, इक्के दुक्के हमारे कोई आसपास के बेरोजगार युवा ये लग जाएं, ऐसा हमारा कोशिश रहता है। और रेडियस का आपने बताया ना, तो अभी जो युवा जो आंदोलित है वो मेंदुरिया के हैं, उनका ये कहना है कि हम तो सबसे नज़दीकी रेडियस में है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सबसे नज़दीक है। और सबसे पहली प्राथमिकता भी उन्हीं की कि उनके गाँव की 1300 बीघा ज़मीन हिंदुस्तान जिंक के उसमें है। लेकिन अब चीज़ें, मैं क्या किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी आरोप लगाऊंगा तो आपके माध्यम से बहुत सी चीज़ें हैं। क्या होता है कि जब जो चीज़ें होती है, भर्तियाँ बड़ी होती है, उस वक्त फिर उसमें राजनीति घुस जाती है। तो राजनीति घुसने के बाद में फिर भाई एक और होता है, जैसे मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, किसी पंचायत का प्रतिनिधि, तो मेरा क्राइटेरिया देखूंगा कि भाई मैं यहाँ तक हूँ। अगर मेरे से बड़ा कोई नेता है तो वो देखेगा अगर यार मेरा तो पूरा विधानसभा आता है, कोई मुझसे बड़ा होगा तो वो देखेगा मेरा पूरा लोकसभा आता है। तो उनको अलग अलग जगह से अप्रोच आती है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रेशर है। हाँ, वर्तमान में ये ज़रूर हो सकता है कि मैं यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ग्राम पंचायत की, मेरे मदर सरपंच भी हैं, और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि सारा का सारा यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब बीता 1 साल हो गया, भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार से पहले भी मैंने आपसे कई बार बात की, तो आपने बड़े आरोप लगाए थे कांग्रेस के, ये यहाँ नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब सरकार बदल गई, लोगों का कहना है सरकार बदल गई, तो निरुबना की पार्टी की सरकार आ गई है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके करीबी माने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं सब चल निरुबना की रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, चलने के निरुबना करके एक आपने नाम बड़ा कर रखा है। बाकी आप पिछला 1 साल होगा बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आप हिंदुस्तान जिंक से आप एक सूची मांगिए कलेक्टर साहब के माध्यम से, ठीक है ना, और उसमें आप फिर पता कीजिए कितने यूनियन से लग रहे हैं, कितने आसपास के हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि उनसे लग रहे हैं, कितने एमएलए साहब से लग रहे हैं, कितने सांसद साहब से लग रहे हैं, कितने एसडीएम साहब से लग रहे हैं, कितने थानेदार साहब से लग रहे हैं, कितने कलेक्टर साहब से लग रहे हैं, कितने एसपी साहब से लग रहे हैं। यूनियन सबसे लास्ट में आएगी? हाँ नहीं, लास्ट में क्यों आएगी यूनियन? यूनियन लास्ट में नहीं आएगी, यूनियन का भी एक हिस्सा है भाई, यूनियन का एक हिस्सा है। मान लो आप
20 आदमी लगा रहे हो तो 5-7 आदमी यूनियन से लग जाते हैं, दूसरे आदमी फिर ये दूसरे स्टेक होल्डर से लगते हैं। ऐसा नहीं, यूनियन को आप बाईपास तो कैसे कर सकते हैं भाई? इतना बड़ा है, हमसे भी लोग होप करके रखते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लगे। अब एक जो विषय आज निकल कर आया, आज जो मैं बात कर रहा था, आपकी यूनियन के ही कोई पूर्व नेता है, चित्रमल जी शायद नाम है उनका मेरे हिसाब से, उनका ये आरोप था कि जब यूनियन के जो प्रभावशाली लोग हैं उनके परिवार का नाम आता है तब तो 1 2 3 4 जितने चाहे लगा लो, जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं एक घर से एक ही लगेगा। ये एक बड़ा आरोप आज आप पर लगा है। अच्छा, ऐसा है कि अब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिनका नाम लिया है उनके बारे में आप पूछ लीजिएगा, आसपास के एरिया में भी पूछ लीजिएगा, उनके भी बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी अपने ही हैं। ठीक है, अब जिसका नहीं लगता है वो नाराज़ हो जाता है। भाई ऐसा है कि जैसे एक तरफ तो बोलते हैं भगवान की तरह, और दूसरी तरफ मैं भगवान तो हूँ नहीं। आज मोदी जी ऊपर से नीचे पटक जाएं तो देश की बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं क्या? तो कोई पर्टिकुलर मेरी कोई कैपेसिटी है क्या? आप समझ सकते हो कि मैं इस क्षेत्र की बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा? भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दे तो मैं तो वो भी कर दूं। और अनिल अग्रवाल जी ये माइंस मेरे नाम पे कर दे तो मैं तो सब कर दूंगा पर इसमें लेकिन वो पॉसिबल है नहीं, और ये केवल बातों तक है। और आरोप लगाना तो बहुत ईजी है, कोई भी किसी पे आरोप लगा देगा। जैसे आप मैं तो मेरा कहता हूँ, मैंने मान लो एक व्यक्ति की मदद कर दी, उसके बच्चे को लगा दिया या उसे लगा दिया, कुछ टाइम वो मेरे से ऑब्लाइज रहेगा, फिर उसको और ज़रूरत पड़ी मेरे एक भाई को और लगा दो, मैंने और मदद कर दी कि चलो एक भाई को और लगा दे, फिर मान लो उसके जमाई को लगवा दो, फिर उसके भांजे को लगवा दो, और जब एक भी काम मैंने रोक दिया तो वो मेरा विरोधी। यही होता है, वास्तविकता में यही हो रहा है और यही होता है। लेकिन फिर भी हम निरंतर अपन जो नेगेटिविटी को साथ में लेके काम करना बंद कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, आरोप जो आप कह रहे थे कि भैया आपने कांग्रेस पार्टी में, तो मैं उस टाइम बता रहा हूँ आपको कि इतने लार्ज स्केल पे भर्तियां हो भी रही थी। उस वक्त तो मेरा कोई आरोप नहीं था, मेरा आरोप यही था कि आसपास की लोकल पंचायतों लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगे। तो आप उस टाइम के भी उठा के देख लीजिएगा। पर इसमें एक आरोप और भी लग रहा है, पहले खुले तौर पर लगा, आज इशारों में लगा कि किसी एक ही वर्ग के लोग यहाँ ज़्यादा भर्ती हो रही है, किसी एक ही समाज या किसी एक ही मतलब वर्ग से लोग अधिकांश तादाद में यहाँ लग रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आरोप लगाने पे तो कोई किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है। आप कोई जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी फला समाज से आते हैं तो आपके ऊपर आरोप लग जाएगा। मैं किसी समाज से आता हूँ, मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। लेकिन इसकी वास्तविकता तक जाना चाहिए। मैं तो मेरी बात करता हूँ, जो भी किसी टाइप की अगर हम भर्ती करते हैं, मेरे यहाँ पे नेता लोग भी बैठे हुए हैं, सभी समाज के जाति के लोग हैं। हम जब भी कुछ करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं रोजगार के लिए, मान लो 5 आदमी लगाए, 10 आदमी लगाए, तो एक सोशल इंजीनियरिंग करते हैं कि भाई इस समाज का भी लगे, 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 और कोशिश ये रहती है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि मैं कोई बड़ा पदाधिकारी हूँ और मैं जाकर के दे रहा हूँ मान लो 5 आदमी के नाम, और उसमें से हो सकता है कि एक आदमी हो सकता है कि वो मेरी समाज का होगा, लेकिन दूसरे जो 4 हैं वो अन्य समाज के। लेकिन सबको आप घोषित कर दो कि सारे एक ही समाज के लग रहे हैं, एक ही समाज के लग रहे हैं, तो बिल्कुल आंख बंद कर करके इस चीज़ को नहीं देखा जाना चाहिए। थोड़े हाँ आंखें खोल करके आप चेक करो ना, आप चेक करो, और प्रॉब्लम हो तो कलेक्टर साहब को बोलिए, आप मंगाइए, लिस्ट मंगाइए, और उस लिस्ट में देखिए आपके जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, उसमें भी किस समाज के कितने हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीधी बात है। और बाकी क्या है, आरोप लगाना बहुत सीधी। मैंने आपको क्या बोला, हेमंत सिंह जी ने मान लो एक काम बोल दिया मेरे को, मैं नहीं कर पाया, तो हेमंत सिंह जी के मैंने 2 काम कर रहे हैं, तो हेमंत सिंह जी के 2 काम पे भी पानी फिर जाएगा वो है प्रॉब्लम, बाकी ऐसा नहीं है। और कोई आज के टाइम में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कोई इस तरीके से जातिवाद करके कर सकता है क्या? और जिन्होंने किया है उनको गर्त में जाना पड़ेगा। मान लो मैंने किया है, मुझे भी जाना पड़ेगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने है। अब यूँ हल्ला करने से मान लो कोई 30 आदमी लग रहे हैं, 50 आदमी लग रहे हैं, आप पता तो करो यार उसमें किसी समाज कितने हैं, ये तो पता करो आप एक बार, उसके बाद में फिर उस चीज़ को प्रामाणिकता से बोलो तो ठीक है। बाकी अनर्गल आरोप लगाना, उसका तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता, वो वाली बात। एक जो विषय मैं इसमें मैंने, क्योंकि युवाओं से इस बार काफ़ी बात की, अभी अगर दरीबा के इस पूरे प्रबंधन की बात करें, मेंदुरिया से और बाहर निकलते हैं, 2 दिन पहले सिंधेसर में यही चीज़ चल रही थी, कोटड़ी से भी ये अभी थोड़े दिन पहले ज्ञापन हुआ है, ये खबरें निकल कर आती है, अलग अलग क्षेत्र से आती है। तो आपको नहीं लगता है कि अब एक चीज़ तो सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप जैसा आप भी बता रहे थे, एक घर से एक आदमी तो पहली प्राथमिकता के साथ लग जाए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं तो मेरी क्यों, ये पारदर्शिता मैंने आपको बताया 2008-9 से पहले हो जाती थी,
लेकिन उसके बाद में क्या फेवरेटिज्म हो गया। फेवरेटिज्म हो गया तो हेमंत सिंह जी ने देखा मुझे मजबूत रहना है तो मैं मेरे आदमी को लगूँ। मोहन जी बैठे हैं हमारे, मोहन जी देखेंगे मैं, कोई सरपंच साहब होंगे तो देखेंगे यार मैं, मेरे विधायक साहब होंगे तो वो देखेंगे मैं, वो हो गया। या तो प्रॉपर जो गवर्नमेंट टाइम पे होता था कि एम्प्लॉयमेंट कलेक्टर साहब के वहाँ जाता था और वहाँ से फिर एम्प्लॉयमेंट होके आता था। तो पारदर्शिता तो उसी से आ सकती है। एक जो समस्या है ना, हम फिर भी कोशिश करते हैं, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि सराउंडिंग विलेज के लोग लगें, सराउंडिंग विलेज में जिसके घर में कोई नहीं है वो भी लगे, और जिसके घर में कोई है और अगर वो उसमें एलिजिबल है तो वो भी लगना चाहिए। एक विषय जो निकल कर आता है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, मैंने जो महसूस किया है यहाँ, एक तो ये क्षेत्र 2 विधानसभाओं के बीच का हिस्सा है। सुनिए आपने, तीसरा कपासन भी है, कपासन भी है, बिल्कुल 3 विधानसभाएं हैं तो उनका बीच का हिस्सा है। और जब चुनाव आते हैं सब नेता खुले मन से, खुले मंच से ये कहते हैं कि सबको नौकरी लगा देंगे, फिर वो चुनाव चले जाते हैं, हार जीत हो जाती है, सरकारें बन जाती है। आपको लगता है कि वो जो वादे होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा ये समस्याओं की जड़ में दिखाई देते हैं? देखो ऐसा अगर कोई कहता है, मैंने तो नहीं सुना है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने डॉक्टर सीपी जोशी साहब को भी देखा, वो भी जब यहाँ प्रचार करने आए तो उन्होंने, लोगों ने उनसे रोजगार की डिमांड की तो उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं लगा सकता। महाराणा विश्वराज सिंह जी भी पधारे, वो भी आए उस वक्त और उन्होंने को भी बोला। उन्होंने नेता तो बोले ना बोले, पर गांव में उनके प्रतिनिधि बोल देते हैं लगा देंगे। मैं पूरी वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो क्या होता है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, दोनों नहीं, कि और भी कोई लड़ने आए होंगे चुनाव तो नहीं बोला कि मैं लड़ा, क्योंकि क्योंकि वो इतने लर्नेड हैं, उनका एक लेवल है, वो उनको पता है कि मैं देश की बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता, तो वो ऐसी बात करेंगे नहीं। फिर क्या होता है, वो द्वितीय पंक्ति के नेता आते हैं, वो भी अगर जैसे मान लो, जैसे मैं खुद हूँ, मैंने भी चुनाव लड़े, मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा, मैंने पंचायत समिति चुनाव भी लड़ा। आप पूछ सकते हो, कोई आरोप लगाते तो अलग बात है। लोगों ने मेरे, क्योंकि मैं इस यूनियन से भी जुड़ा हुआ तो लोग होप करते ही हैं कि भाई ये हमको रोजगार दिलाएं। मेरी पंचायत की भी जिम्मेदारी है, यूनियन की भी जिम्मेदारी है, और आसपास के, देखो हमको सबको साथ में, पंचायत को भी लेके चलना है और आसपास के और जो जितना अधिकार प्राप्त करता है उसको दिलाना है, तो उसी लेवल पे बात करते हैं। मैंने भी आज दिन तक कभी किसी को यूँ नहीं बोला कि तुम मेरे को वोट दे देना और मैं तुमको सबको नौकरी लगा दूंगा। अगर ऐसा कहीं पे भी मेरा कोई वीडियो, आजकल तो वीडियो का ज़माना है, कहीं पे भी आपको ऐसा प्रूफ मिल जाए, मैंने हाँ ये ज़रूर बोला होगा कि भाई कहीं पे अगर मान लो ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी मदद करने के लिए मैं खड़ा रहूँगा और खड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन अब एक बात है कि मान लो मेरे गाँव में 500 आदमी बेरोजगार है, मैं उनको लगा सकता हूँ क्या? ये फालतू की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर क्या होता है कि द्वितीय पंक्ति के जहाँ जहाँ लोग होता है वो वोट लेने के लिए फिर इस तरीके की बात कर ले। मैं आप एमएलए एमपी तो छोड़िए, मेरे को जहाँ तक आपकी पंचायती राज के चुनाव भी आने वाले हैं, सरपंचों के आ जाएंगे स्टेटमेंट की मेरे को 2 मैं लगवाऊंगा। होता है, वो तो होता है, वो कहेंगे समस्या की जड़ तो होती है, समस्या की जड़ एक इसमें एक सवाल और है, मैंने एक बार इस विषय को लेकर, मेरी बात सुनो आप, वो कहते हैं मान लो वोट भी ले लेते हैं तो सरपंच से मान लो नाराज हो जाएंगे लोग, लेकिन फिर भी बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो, बेरोजगार तो उठेंगे, युवा तो उठेगा, आंदोलन भी करेगा और उस लेवल पे भी जाएगा, आप जानते हैं। एक मैं इसमें विषय, और मैंने बीच में इस पर वीडियो बनाया था, आप यूनियन से जुड़े हुए हो, आपको नहीं लगता है कि अब नेताओं को रोजगार के वादे तो कम करने चाहिए, इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान जो जिनके माध्यम से इन संस्थानों में नियुक्ति हो जाए अच्छे पदों पर, युवाओं के लिए वो लाने चाहिए ताकि उससे और थोड़ा बेहतर अवसर बन जाएंगे, बाहर के जो टेक्निकल लोग आ रहे हैं वो भी यही ट्रेंड हो जाए। जी जी जी, मैं मेरी पर्टिकुलर बात करता हूँ या हमारे नेतृत्व की कभी बात होती है, हमारे संगठन की बात होती है, मैं जब भी हमारे प्लांट के अंदर कभी मीटिंग लेते हैं, वर्कर्स की मीटिंग लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, हमेशा अपील भी करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओ, यहाँ से बाहर निकालो, उनको अच्छे अधिकारी बनाओ। ये सारी चीज़ें हैं। एक तो क्या है हुकुम के इतना पैसा हम दिलाते हैं हमारे यूनियन के माध्यम से, तो हर कोई, मैंने आपको बोला कि रोज़गार यहाँ प्राप्त करना चाहता है। अब वो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया में माइंस है और हमारे एरिया में इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल डेफिनेटली उनकी इच्छा भी है और होना भी चाहिए और लगने भी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर हमारे बड़े जनप्रतिनिधि, हम भी उनसे अपील करेंगे और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े संस्थान से बात करें और यहाँ पर एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान हो, स्किल डेवलपमेंट का ऐसा हो, है भी गवर्नमेंट की तरफ से स्किल ITI सेंटर खुला हुआ है। तो ये केवल क्या है, कई वर्षों से सुन रहा हूँ मैं, तो ये केवल बातों में है, कभी मूर्त रूप में आया नहीं, क्योंकि कभी कोई सीरियस हुआ नहीं इसको लेकर के। तो सीरियस होना चाहिए। मोदी जी ने भी स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया जिसमें कई लोग सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होकर के नौकरियां लगे, कुछ लोग लगे, कई लोग लगे भी, कई लोग बाहर के आकर के भी लग गए। ऐसा इस तरीके का हो गया। अब मोदी जी का प्रेशर
न तो हम मना कर सकें न हिंदुस्तान जिंक मना कर सके। तो वो पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं, जैसे कि आज हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो इतना इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये आगे बढ़ रही। जैसे कल आप वहाँ पे बड़ी सिंधेश्वर में पधारे होंगे और वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हमारे गांव में माइंस लग रही है। मैनेजमेंट को भी और प्रशासन को भी मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि भाई आप ऐसे लोगों को डेवलप करो फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन जिन बच्चों के, मान लो कोई लड़के 10th के बाद में नहीं पढ़ते हैं या 12th के बाद नहीं पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। आजकल ग्रेजुएशन में क्या है आप भी जानते हो, ग्रेजुएशन वाले को कोई मतलब कहीं पियोन की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति, पियोन की नौकरी में कितना कंपटीशन है। आप बता रहे हो। अब आखिर में मेरे 2 सवाल और, एक तो पुनः आज वाले मुद्दे पे आते हैं जो आज युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मेरे को कई पीड़ा होती है कई बार कि अब सर्दी का समय है, रात भर युवा बैठे रहते हैं, मगर प्रबंधन, जिंक प्रबंधन कभी उनसे पूछने भी नहीं जाता है कि भाई साहब ठीक तो हो। मानवीय पहलू, नौकरी तो अलग विषय रहेगी, आपको नहीं लगता है कि थोड़ी मानवीयता तो अब दिखानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, मानवीयता दिखानी चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। पर मैं आपको तो, जैसे मेरे पंचायत के बच्चे आज ये कर रहे हैं, हमने पंचायत में बात भी की और इनसे विस्तृत बात भी हुई, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो पंचायत में जाते धमकाते हैं। हाँ, नहीं, मैंने कभी नहीं धमकाया आज दिन तक। आप पूछ सकते हो, आप किसी को नहीं धमकाया। यहाँ तक मेरा कोई दूर विरोधी, उसको भी मैंने नहीं धमकाया। और एनालिसिस कर सकते हो। अब ये क्या है कि बात क्या है, ठीक है, गांव में अन्य जनप्रतिनिधि भी होते हैं। मेरा आने का कारण ये था, इतना आरोप लगे तो मैं चाहता था कि आपके पास पहुंचे। सुनिए, हाँ, अन्य जनप्रतिनिधि भी होते हैं, किसी से कोई बात कर लेते हैं, किसी से कोई बात कर लेते हैं। मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं थोड़ा आपस से ऊपर होकर बोलूँगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, फिर आप भी उसका जवाब दोगे, तो वो आपस में फिर क्या, वो आरोप प्रत्यारोप में क्या क्लेश पैदा हो जाता है और आपस में झगड़ा हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, मैं पर्टिकुलर मेरी खुद की बात करता हूँ। और हमने भी कोशिश की कि इन युवा बेरोजगारों को समझाएं। मैंने इनको बुलाया भी, मैंने खुद ने बोला कि भाई आप लोग एक काम करो। मैंने मैनेजमेंट से भी बात की। मैनेजमेंट का कहना था कि पहले इस बार हम, जिसके घर में से कोई नहीं लगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने एक लिस्ट निकाली हमारे पूरी मेंदुरिया पंचायत की, तो मेंदुरिया पंचायत की जो लिस्ट निकाली उसमें से कम आज की डेट में प्लांट SKRD के सराउंडिंग के 500 आदमी काम करते हैं। अच्छा। जो लिस्ट मैनेजमेंट ने अवेलेबल कराई है, अब वो आप मैनेजमेंट से मांगे तो उसके बाद मैनेजमेंट ने बोला कि अब हम जिस घर में से कोई नहीं लगा पहले उसको प्राथमिकता देंगे, और उसके बाद में जो स्किल्ड होगा उसके, ऐसा कुछ नहीं है जिसके घर में 3 लगे हुए हैं, मान लो वो स्किल्ड है, नहीं भी है, जरूरत है तो उसको लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात भी इसी टर्म में की है। लेकिन क्या होता है कि फिर जिसके घर में 2 लगे हुए हैं, तीसरा नहीं लगता है तो वो नाराज हो जाता है। ऐसी बात कैसे, मतलब खरी बात कहने का जमाना नहीं है, वो वाली बात है। अगर हम भी चिकनी चुपड़ी बात कर देंगे तो सब राजी है, सब राजी। इसलिए हमने इनको बोला कि भाई हमने मैनेजमेंट से बात की है, आप एक काम करो, प्राथमिकता से एक लिस्ट बनाओ जिसमें जिनके घर में से एक बार कोई नहीं लगा हो। ये बात भी सही है कि भाई परिवार में 2 भाई वो कमा खा रहे हैं, तीसरे भाई को अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन मान लो जिसके परिवार में 3 भाई हैं, 3 में से एक भी नहीं लगा तो पहले उसमें से लगना चाहिए। अब ये विषय आ गया। अब आखिर में यूँ समझ लीजिए, आपकी यूनियन के नाते अलग मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पे सवाल पूछूं। इस क्षेत्र में कुछ मुद्दे गूंजते हैं समय समय पर, खेत खराब होना, पानी खराब होना, सबसे ज़्यादा नाम आता है जो बच्चे ने रट लिया है, टेलिंग डैम। उसके माध्यम से आसपास प्रदूषण होना। मैं अभी उधर ही आया हूँ, तो वो जो एक मुख्य मार्ग है सड़क, उसकी हालत मैं अभी जो देख के आया हूँ, ऐसी स्थिति है कि वो दुर्घटना का निमंत्रण है। जनप्रतिनिधि जब विपक्ष में होते हैं तब इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाते हैं। फिर चाहे मैंने उस वक्त जब उस दौर में देखा था जब अलग अलग आंदोलन हुए थे, तब सब कांग्रेस वाले कहते थे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं सब दिक्कत, कोई बढ़िया है, सब आराम है। मतलब ये इन समस्याओं को वास्तव में समाधान तक कब पहुंचाया जाएगा? आपने ये क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया है और मैं इस पर अगर सच्ची बात करूंगा तो चारों ओर मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, वैसे ही हो रहे हैं और ज़्यादा हो जाएंगे। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हो, रोजगार प्राथमिक मुद्दा है। रोजगार सबसे बड़ी बात, युवाओं को अगर रोजगार बराबर मिलता रहे तो फिर वो सारी चीज़ें सहन करने के लिए तैयार है। हाँ, ये बात सही है कि कोई इंडस्ट्री, अगर जैसे आपका मार्बल एरिया है, आप आज वहाँ से पधारते हो, मार्बल इंडस्ट्री में 1 लाख मजदूर काम करते हैं। कितने? 1 लाख मजदूर काम करते हैं। और स्लरी वहाँ का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से यहाँ पे स्लरी का मुद्दा है, टेलिंग स्लरी का, वैसे वहाँ पे भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे 1 लाख मजदूरों को आप भी खानों के में पधारते होंगे और कितना क्या मिलता है आपको सब पता है। यहाँ हमारे जो मजदूर काम करते हैं, क्योंकि हम उनको गवर्न करते हैं, तो हमारी बात हो गई। चाहे आप मैं थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा विस्तार दे दूं। चाहे हम मार्बल की बात करें,
या उसकी सैलरी की बात करें, चाहे हम टेलिंग वेस्ट की बात करें, मेरे कहने का मतलब रोजगार दीजिए, देना भी पड़ेगा, युवाओं को भी मिलेगा, आगे भी ये आंदोलन खत्म नहीं होने कभी जीवन भर, ये भी तय बात है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि मगर उसकी आड़ में चाहे राजसमंद की स्लरी हो या यहाँ का टेलिंग डैम, उससे होने वाले ये जो नुकसान है उनकी अनदेखी तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अनदेखी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट को इस पे हम भी बार बार बोलते हैं, जनप्रतिनिधि भी जैसे कांग्रेस के आते हैं वो भी बोलते हैं, बीजेपी के आते हैं वो भी बोलते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे ये पर बोलते तब है ना, बीजेपी वाले तब बोलते हैं जब कांग्रेस सरकार होती है, कांग्रेस वाले तब बोलते हैं जब बीजेपी की सरकार होती है। तो विपक्ष का काम तो विपक्ष में बोलने का ही है। पर वो जब पावर में होते हैं तो थोड़ा ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी बोलते हैं, बीजेपी के बोलते हैं, पक्ष में होते तब भी बोलते हैं। पक्ष में होते हैं उस वक्त वो टेबल पे बैठ के बोलते हैं, और विपक्ष में होते हैं जब चौराहे पे खड़े होकर बोलते हैं। यही आज दिन तक मेरे ध्यान में तो एक सिर्फ दीप्ति माहेश्वरी ऐसा नाम निकल के आता है जो विपक्ष में थी तब भी धरने पे बैठी थी, जब पक्ष में आई तभी धरने पे बैठी, बाकी दूसरे ज़्यादा नाम मैंने सुने नहीं है। हाँ, तो वो आपकी आंखें ज़्यादा खेल रही, वो बैठे हैं तो बैठे हैं, इसमें क्या है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई है। अभी विधानसभा में दीप्ति जी ने भी उठाया था, अर्जुन लाल जी ने भी उठाया था, और पहले भी जो जनप्रतिनिधि रहे होंगे उन्होंने उठाया होगा। तो ये तो निरंतर जब तक उठता रहेगा तब तक मैनेजमेंट इसको सीरियस लेगा, और बाकी सब अच्छा आराम से चलता रहेगा तो फिर सीरियस कौन लेगा। टेंडर की मोटी कमाई में सारी बातें गोलमाल हो जाती है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस पे नहीं बोलूँगा। टेंडर तो टेलिंग डैम का टेंडर का हमको ज़्यादा सुनते हैं हम। अब वो टेंडर है तो वे है, टेंडर तो देखो, आप मेरी बात सुना, टेलिंग डैम है 70 सालों से बना हुआ है, कभी ना कभी किसी ना किसी ने बनाया होगा। गवर्नमेंट सेक्टर का टाइम था, हिंदुस्तान जिंक गवर्नमेंट के अधिग्रहण में थी, तब भी बना, अब भी बन रहा है, कांग्रेस के राज में भी बना, आगे भी बनेगा, ठीक है ना। अब उसको लेकर के अपन किसी पे आरोप लगा दें कि ये कर रहा है। एक मुद्दा और निकलता है, आखिरी सवाल, एक विषय, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि सुने आप मेरी बात, ये जरूर है कि भाई आप संज्ञान लेना चाहिए। आप ही बनाओ ना, आप ही विरोध करो, वापस आप ही बनाओ, इस पार्टी के बनाओ, बोले उस पार्टी के बनाओ, तो वो थोड़ा सा आ जाता है, पर वो मेरा ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं है। तो एक सब्जेक्ट है आपका आखिर में जो सब्जेक्ट, क्योंकि देखो मैं हालांकि बातें आज के उस आंदोलन से और युवाओं के मुद्दे से जुड़ने आया था, मगर क्योंकि आप क्षेत्र में लंबे समय सक्रिय है, इस तरफ हिंदुस्तान जिनके ऊपर ये आरोप भी बहुत ज़्यादा लगता है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की कई ज़मीनों पर अतिक्रमण कर लिए हैं, जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एनओसी के लिए पहले डंपिंग कर दी, एनओसी के लिए बाद में अप्लाई होता है, ये विषय भी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। अभी विधानसभा में भी जो हमारे एमएलए थे उन्होंने उठवाया भी था इस बात को, और फिर बाद में प्रभारी मंत्री ने बोला, और वीडियो भी चारों तरफ वायरल हुआ। उससे पता लगा कि अलग अलग पंचायतों के अलग अलग, कहीं मान लो 2 बीघा है, कहीं 5 बीघा है ज़मीन पे हिंदुस्तान जिंक का कब्जा है, या ऑलरेडी पहले से है। अब इसको ये तो जाँच का विषय है, क्या है, घूम के गवर्नमेंट अधिग्रहण था उस वक्त, गवर्नमेंट की चलती थी, अब प्राइवेटाइजेशन है, तो कब कब्जे कब कहाँ के क्या हैं, तब से तब देखने चाहिए, सब सारे देखने चाहिए। आखिर में अब पूरी आज बातें काफ़ी हुई है, काफ़ी अलग अलग विषयों पर। आखिर में हमारे इस चैनल के माध्यम से जो युवा आंदोलनरत हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहें। बस मेरे युवा भाई हैं ये, और आंदोलन तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हदों में रह करके करना चाहिए, क्योंकि हम अगर करते करते कानून हाथ में ले लें तो वो भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम उनके साथ में हैं और हमारी कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन हम समझते हैं, इसलिए आपको भी समझाते हैं कि भाई एक साथ सबको रोज़गार नहीं मिल सकता, धीरे धीरे मिल सकता है, और निरंतर ईमानदारी से हम उसकी पैरवी करते रहेंगे। और इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, कि कोई अगर मेरे पे यूँ आरोप लगा रहा हो कि मैं भगवान की तरह बैठ करके इस तरीके से अगर वो कर रहा हूँ, तो मैंने किसी को नहीं बोला कि आप मेरे घर पर पधारें, मेरे से रोज़गार मांगे, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से रोज़गार मांगने की। मेरी खुद की तन्मयता होगी तो मैं खुद ही आपकी आगे चल के मदद कर दूंगा, ऐसा नहीं बोला। और कोई मेरे घर पे आता है तो मैं उसे पूरा सम्मान देता हूँ। आप 3 दिन मेरे घर पे रहिए, 4 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, या कभी भी रहिए, पक्ष हो विपक्ष हो तब भी रहिए। आज से नहीं आते हैं, मेरे पिताजी जब करते थे तब भी आते थे और आज भी आते हैं, और हम सम्मान उनको सम्मान देते हैं, और होता है जैसा जवाब भी देते हैं, अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये भी बोलते हैं कि मौका आएगा तब मदद करेंगे। अब मौका तो जब भर्ती होगी तब मदद कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको, इन सब जो भर्तियों का है, हमारा भी एक हेडेक है, सही बोलूँ तो आपको ये एक हेडेक है बहुत बड़ा, कि सारे काम तो इधर रह जाते हैं, और ये जो भर्ती 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 इसका प्रेशर रहता है। तो बढ़िया है कलेक्टर साहब इसको सेंट्रलाइज कर लें सब कुछ। और मैं तो ये चाहता हूँ, वो हमारे भगवान है लोकतंत्र के, सब वहाँ जाएँ और वहाँ जाएँ और अपना नाम लिखाएं, और वहाँ से फिर जिस हिसाब से जो आना, ये कंपनी को पूछे भाई किसका किस टाइप का क्या आदमी चाहिए नहीं चाहिए, ये इनमें से हम देवें। बढ़िया है, बढ़िया, हम भी उसके सपोर्ट में रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो देखा आपने, कोशिश मेरी ये थी
क्योंकि जब जब कुछ आंदोलन होते हैं, जब जब इस क्षेत्र के मुद्दे आते हैं, तो फिर वो चाहे जनप्रतिनिधि के तौर पर, हालांकि आज वाले विषय में तो स्पष्ट तौर पर नाम लिया गया था कि भाई नरहरि देव सिंह हैं, यहाँ की काफ़ी चीज़ों को मैनेज करते हैं, मगर उसके अलावा भी जो मुद्दे थे, क्योंकि आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हमारी एक कोशिश थी कि न केवल इस पूरे प्रकरण पर इनका पक्ष जाने, बल्कि इस दरीबा क्षेत्र में इस माइनिंग से जुड़े हुए जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं उस पर ये क्या सोचते हैं वो भी जाने। तमाम मुद्दे मैंने समेटे जरूर हैं, जवाब भी यहाँ से मिले हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कुछ विषय छूट गए हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर और भी बात की जानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगले किसी एपिसोड में वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।